नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में संगठन की गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि अदालत संविधान को पूरी तरह लागू नहीं कर पाती तो वह सुप्रीम कहलाने की हकदार नहीं है। मदनी ने दावा किया कि देश में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और जिहाद जैसे शब्दों को जानबूझकर आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों को बेबुनियाद बताया। मदनी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को धार्मिक पहचान, पहनावे और जीवन शैली के कारण निशाना बनाया जा रहा है और शिक्षा व रोजगार में भी रुकावटें बढ़ रही हैं। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और हेट कैंपेन का भी मुद्दा उठाया। वहीं उनके बयानों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर सवाल उठाना अपमान है। बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मंदिरों पर ऐतिहासिक आक्रमण दर्ज है और अदालतें यदि सुधार करती हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं। शर्मा ने यह भी कहा कि यदि इस्लाम को बदनाम होने से रोकना है तो मदनी अपने समुदाय को गलत गतिविधियों से दूर रहने की सीख दें। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले बिहार में सख्त रुख अपनाने वाली बीजेपी ने अब पश्चिम बंगाल में अपना सुर नरम कर लिया है। बिहार चुनावों से पहले बीजेपी का कहना था कि एसआईआर से घुसपैठी और बांग्लादेश से आए लोगों को हटाया जा सकेगा, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही बीजेपी ने कहा कि पार्टी राष्ट्रवादी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेताओं का मानना है कि बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% है और कई सीटों पर उनका वोट अहम हो सकता है। इसलिए पार्टी अब उन मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो टीएमसी से नाराज हैं। नए राज्य अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर अपनी भाषा नरम कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर केवल अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को हटाने के लिए है, न कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ। वहीं सीपीआईएम और टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह लोगों को राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी मुसलमान में बांटकर नई विभाजनकारी राजनीति कर रही है। दिल्ली में असेंबली चुनाव के 10 महीने बाद रविवार को एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। कुल 143 लोकेशन पर लगभग 580 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई। चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए 2300 से अधिक पोल अधिकारी और 2800 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां भी मौजूद रहेंगी। इन चुनावों में कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 26 महिलाएं शामिल हैं। बीजेपी ने सबसे अधिक 8 महिला उम्मीदवार उतारी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। ये उपचुनाव खास है क्योंकि यह फरवरी की असेंबली हार के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पहला बड़ा मुकाबला है। जिन 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 9 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी के पास थे। शालीमार बाग और द्वारका पी जैसे वार्डों पर बीजेपी के लिए विशेष ध्यान है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले 2 बार के एमएलए राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। पोलिंग स्टेशनों पर वेब कास्टिंग होगी और क्यूआर कोड से वोटर तुरंत अपना फीडबैक दे सकेंगे। हर वार्ड में मॉडल बूथ और महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। वहीं नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार में अगले महीने कैबिनेट फेरबदल की संभावना है क्योंकि 36 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अभी 9 पद खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इन खाली पदों में से 6 पर जेडीयू और 3 पर बीजेपी अपने मंत्री बनाएगी। नए चेहरों के चयन में जातीय संतुलन अहम रहेगा और जेडीयू कुशवाहा समुदाय तथा बहुत पिछड़े वर्गों को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। वर्तमान में बीजेपी के 17, जेडीयू के 15 मुख्यमंत्री सहित लोक जनशक्ति पार्टी के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 और आरएलपी के 1 मंत्री हैं। फेरबदल के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों को 3-3 अतिरिक्त मंत्री मिल सकते हैं। फिलहाल जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 6 मंत्रालयों का कार्यभार है, जबकि विजय चौधरी 4 और श्रवण कुमार तथा सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग हैं।
बीजेपी में सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम हैं, जबकि कई अन्य नेताओं के पास भी कई विभाग हैं। माना जा रहा है कि फेरबदल में कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। इधर जेडीयू पर अन्य पार्टियों के विधायक तोड़ने के आरोप लगे हैं, लेकिन पार्टी ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि उसे किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। साइक्लोन दितवा रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के समानांतर आगे बढ़ रहा है, जिससे दोनों जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने की चेतावनी है। चेन्नई एयरपोर्ट ने खराब मौसम के चलते रविवार की 47 उड़ानें रद्द कर दी, जिनमें 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। आईएमडी के मुताबिक तूफान पिछले 6 घंटों में करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है और फिलहाल कराईकल से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगले 24 घंटों में इसके तट के बेहद नजदीक से गुजरने की उम्मीद है। कुड्डालोर, नागपट्टिनम, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी में बहुत भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में भी कई जगह हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को घरों में रहने और मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता को लेकर बढ़ते तनाव के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक खड़गे के घर पर हुई, जिसमें राज्य की राजनीतिक संरचना, सरकार में संभावित बदलाव और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एडजस्टमेंट पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार अगले 2 दिनों में अंतिम फैसला आ सकता है। दिल्ली में दोनों नेताओं ने कई विकल्पों का मूल्यांकन किया और किसी भी बदलाव के राजनीतिक असर का आकलन किया। यह मीटिंग उस समय हुई जब सिद्धरमैया और शिवकुमार ने कुछ घंटे पहले ही बेंगलुरु में नाश्ते पर मुलाकात की थी, जिसे तनाव कम करने की कोशिश माना गया। दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर एकता दिखा रहे हैं और हाईकमान की बात मानने की बात दोहरा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व कैबिनेट फेरबदल और संगठनात्मक बदलाव जैसे कदमों पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान सेना के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवादी कैंप मौजूद है और वहां अल-कायदा, ISIS समेत कई आतंकी संगठनों की लीडरशिप एक्टिव है। उन्होंने अफगान तालिबान शासन से मांग की कि वे आतंकियों को पनाह और समर्थन देना तुरंत बंद करे। जनरल शरीफ ने तालिबान के इस दावे को खारिज किया कि टीटीपी के सदस्य पाकिस्तान के नागरिक हैं और यहां से पलायन कर गए। उन्होंने कहा कि अगर वे वास्तव में पाकिस्तानी हैं तो उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और नेटो सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ते समय करीब $7 अरब के हथियार वहां रह गए थे और अब इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आतंकी हमलों में हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है और हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक 70,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा उस समय आया है जब इसराइल और हमास के बीच 10 अक्टूबर से युद्ध विराम लागू है, लेकिन इसके बावजूद मौतों की संख्या बढ़ रही है। इसराइल का कहना है कि युद्ध विराम तोड़ने की कई घटनाओं के बाद उसने हवाई हमले किए और कई शव अब भी मलबे से निकाले जा रहे हैं। शनिवार को इस्राएली ड्रोन हमले में 2 युवा भाई फदी और जुमा अबू अस्सी की मौत हुई जब वे लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। IDF ने मीडिया को बताया कि उन्होंने उन 2 संदिग्धों को निशाना बनाया था जो येलो लाइन पार कर गए थे। यह रेखा उसी इलाके की सीमा दिखाती है जहां तक इसराइल वापसी पर सहमत हुआ था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.